एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज का वीडियो स्पेशली है बीकॉम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जीएसटी एंड कस्टम लॉ का यूनिट नंबर 2, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड है और इजी वे में है। मैंने इसको जितना इजी रखने की कोशिश की है ये उतना ही इजी है, तो आप सबको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो एंड मैंने इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो आज का हम ये जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? So the first topic is we are going to cover is supply. About supply हम पढ़ेंगे कि सप्लाई होती क्या है, सप्लाई का नेचर क्या है, ठीक है, कितने तरह की सप्लाई होती है, सब कुछ आज हम सप्लाई से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। इसमें आप नेचर ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन लेवी स्कीम, जिसमें क्या क्या चीज आती है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज सप्लाई। जीएसटी के अंदर सप्लाई होती क्या है? आई एम सॉरी, व्हाट इज सप्लाई इन जीएसटी? जीएसटी के अंदर सप्लाई होती क्या है? सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर द गुड्स एंड सर्विस एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के अंदर सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है कि अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रही हो, या तो आप उसको दे रहे हो या आप उसको ले रहे हो, अगर किसी भी कुछ भी हो रहा है, इसमें किसी भी तरह की सप्लाई हो रही है तो वो क्या बन जाती है? टैक्सेबल इवेंट बन जाती है जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी इज लेविड व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इज मेड। जीएसटी कब लगता है? जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में दे रखी है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो जैसा एक्ट के अंदर लिखा हुआ है आपको वो सेम डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज वी कांट चेंज एक्ट। हम एक्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए प्लीज ट्राई करना कि आप जितनी भी डेफिनेशंस हैं और जो भी एक्ट वाली डेफिनेशंस है आप उसको अच्छे से याद कर सके। ठीक है, इतनी ज्यादा टफ नहीं है, डेफिनेशन याद करना इजी है सारी डेफिनेशन, तो आप सब याद कर लेंगे इजीली। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या क्या चीजें आती है? सारी सप्लाई की फॉर्म आती है जो भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि सेल हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम जैसे कि अगर हम किसी गुड्स के बदले, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, किसी गुड्स के बदले हम एक गुड्स ही एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, काइंड टू काइंड। हमने कुछ चीज खरीदी, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब जब रुपीज या करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो लोग सामान कैसे खरीदते थे? बार्टर सिस्टम के थ्रू। जैसे कि अगर आपको गेहूं चाहिए तो आप किसी से गेहूं खरीद रहे हो, और अगर किसी को चावल की नीड है तो वो उसके बदले में चावल दे रहा है, तो दैट इज अ बार्टर सिस्टम। ठीक है, फिर आ जाता है एक्सचेंज सिस्टम, चीजें एक्सचेंज करना। लाइसेंस, अगर आप अपना लाइसेंस किसी को रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, फिर रेंटल आ जाता है, आप अपना घर वगैरह किसी को रेंट पे दे रहे हैं, रूम किसी को रेंट पे दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह की सर्विस है। फिर आ जाता है लीज और डिस्पोजल। अगर आप किसी चीज को लीज या डिस्पोजल पे दे रहे हैं, ठीक है, लीज पे दे रहे हैं, लीज पे देना एक तरह से रेंट ही होता है कि अगर आप अपनी चीज, आपने अपनी जो व्हीकल है आपने उसको रेंट पे दे रखा है चलाने के लिए, तो वो एक तरह से लीज होता है। वो भी, ये भी एक तरह की सर्विस होती है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब है कि अगर आप मतलब पैसे के बदले पैसे, और पैसे के बदले कोई चीज, पैसे के बदले जैसे कि हम करेंसी भी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? कंसिडरेशन, एक चीज के बदले दूसरी चीज मिलना, कि आप विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी चीज नहीं कर रहे हैं। ओके, द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये किसमें है? द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन। एक शॉपकीपर ने एक पेन सेल किया ₹100 टू द बायर। कितने का? ₹100 का बायर को।
आफ्टर द सेल, सेल होने के बाद द पेन बिलोंग्स टू द बायर, सेल हो गई, ठीक है, अब पेन किसका हो गया, बायर का। एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट टू द पेन, एंड शॉपकीपर के पास अब कोई राइट नहीं है उस पेन पे, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो ट्रांजेक्शन किसकी है, सेल की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है, अ कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू डिपोट फॉर सेल पर्पस। एक कंपनी क्या ट्रांसफर कर रही है, अपने गुड्स ट्रांसफर कर रही है, कहाँ से, अपनी फैक्ट्री से ट्रांसफर कर रही है, किस पर्पस के लिए, सेल पर्पस के लिए। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेयर द सेल हैज नॉट येट टेकन प्लेस। अभी तक सेल नहीं हुई है, पर हम सेल के पर्पस से अपना एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में हम अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, ट्रांसफर के अंदर आ जाता है। व्हेन अ न्यू कार वर्थ 5 लाख इज परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड कार अलोंग विद द मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है, हमारे पास एक, हमने एक न्यू कार खरीदी 5 लाख की, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ओल्ड कार थी और उसका प्राइस कितना था, 4 लाख का, ठीक है, तो हमने आधा हमने क्या दे दिया उसको, 1 लाख रुपए हमने उसको कैश दे दिया, मनी दे दी, और 4 लाख रुपए की हमने हमने उसको पुरानी वाली कार दे दी, और उसके बदले में हमें क्या मिल गई, न्यू कार मिल गई। तो ये किस में आता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर। फिर है, अ डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर, एक डॉक्टर को उसका हेयर कट कराना है, किससे, बार्बर से, एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न, और वो इसको क्या बोल रहा है कि अगर तुम मेरे बाल काटोगे तो मैं तुम्हें रिटर्न में मेडिकल कंसल्ट मैं तुमको रिटर्न में मेडिकल कंसल्टेंसी तुम्हारी फ्री में हो जाएगी, कि तुम मुझसे अपनी हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। इन दिस ट्रांजेक्शन द डॉक्टर प्रोवाइडेड द मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द बार्बर, for which consideration was in form of hair cutting service provided by the barber. Similarly, the barber provided hair cutting services to the doctor. ठीक है, कैसा हुआ इसमें कि बार्बर ने क्या किया, डॉक्टर के बाल काट दिए, और डॉक्टर ने क्या किया, उसको कुछ हेल्थ केयर टिप्स दे दी। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते सेपरेट से हेल्थ केयर टिप्स लेने के लिए, तो हमें उसको मनी देना पड़ता, बट यहाँ क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया, कि अगर तुम मुझसे कोई सर्विस ले रहे हो तो उसके बदले तुम भी मुझे कुछ सर्विस दे दो, काइंड टू काइंड, गुड्स टू गुड, सर्विसेज टू सर्विसेज। ओके, सो इसमें क्या हुआ, बार्टर ट्रांजेक्शन। To qualify as a supply under GST, the following condition must be met, कि अगर आपको सप्लाई वाली जो कंडीशन है इसको मेट करना है जीएसटी के अंदर, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो क्या है, एलिमेंट क्या है, गुड्स और सर्विसेज, तो ओनली गुड्स और सर्विसेज, नॉट मनी और सिक्योरिटीज आर कवर्ड, सिर्फ इसमें क्या कवर होंगी, सप्लाई के अंदर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही कवर्ड होंगे। जो मनी है, मनी इन द सेंस ऑफ करेंसी, करेंसी का एक्सचेंज इसमें नहीं आएगा, सिक्योरिटीज हो गई, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सब भी जीएसटी में कवर्ड नहीं होंगे। फिर आ जाता है कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट होनी चाहिए, चाहे वो काइंड में हो चाहे वो मनी में हो। अगर आप कोई सर्विसेज या कोई गुड्स खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, कंसिडरेशन इज मस्ट, ओके, चाहे वो बार्टर सिस्टम हो, काइंड में हो या मनी में हो। सम एग्जम्पशन अप्लाई, इसमें कुछ एग्जम्पशन अप्लाई है, गिफ्ट टू एम्प्लॉयज अप टू 50,000, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को 50,000 तक के गिफ्ट दे रहे हो, तो उन 50,000 तक के गिफ्ट पे कोई भी जीएसटी नहीं अप्लीकेबल है, ठीक है। 3, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस द सप्लाई शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज, जो सप्लाई है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके अलावा किसी चीज से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, और जो सप्लाई हो रही है वो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। द पर्सन मेकिंग द सप्लाई शुड बी रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, या तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या वो लाइबल होना चाहिए अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए जीएसटी के अंदर। ओके, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, द सप्लाई शुड नॉट बी एग्जम्प्ट और आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। सप्लाई शुड नॉट बी, सप्लाई जो होनी चाहिए वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे कोई सप्लाई है और वो एग्जम्प्ट है, ठीक है, वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, तो वो वाली सप्लाई हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन का यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन में दे दिया है, अगर क्योंकि डीयू के एग्जाम में हमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होता है तो आपको थोड़े टॉपिक्स और मिल गए एक थोड़ा अपनी शीट्स को भरने के लिए। कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और काइंड, कंसिडरेशन मनी या काइंड किसी में भी हो सकता है। Further, a consideration need not always flow from the receipt of the supply. It can also be made by a third person. जरूरी नहीं है कि आपने कुछ सामान खरीदा तो आप ही पेमेंट करोगे, आपके बिहाफ पे अगर कोई थर्ड पर्सन पेमेंट कर रहा है तो दैट इज ओके, ठीक है, कंसिडरेशन में ये हो सकता है। ओके, हाउएवर एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई सब्सिडी मिल रही है हमें किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, उसको हम कंसिडरेशन में
कंसिडर नहीं करेंगे। अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, अगर आप सप्लाई के रिस्पेक्ट में कोई डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज का, और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द स्टेट सप्लाई। ये इसमें क्या कह रहा है कि जो भी डिपॉजिट है, ठीक है, डिपॉजिट एक डिपॉजिट गिवन है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ shall not be considered, उन दोनों को ही हम कंसिडर नहीं करेंगे, कैसे, एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई, उनको एज अ पेमेंट जो हुई है उन सप्लाई की, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अनलेस, जब तक सप्लायर सप्लायर जो है वो डिपॉजिट को अप्लाई नहीं करता एज कंसिडरेशन फॉर द स्टेट सप्लाई, जब तक सप्लायर नहीं कहता कि हाँ ये कंसिडरेशन हुआ है स्टेट सप्लाई का, तब तक वी विल नॉट कंसिडर दिस पेमेंट एज कंसिडरेशन। ओके, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन अंडर जीएसटी। अच्छा, क्या जीएसटी जो होता है वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, बट नॉर्मली जीएसटी जो है वो कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास कंसिडरेशन है, ठीक है, मनी है या वैल्यू है, कुछ भी चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे जीएसटी विदाउट कंसिडरेशन भी हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डीम्ड सप्लाई। क्या कहते हैं? डीम्ड सप्लाई, कि हम यूं नहीं कहेंगे कि ये सप्लाई है पर हम उसको सप्लाई मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। डीम्ड सप्लाई मतलब हम उसको सप्लाई मान लेंगे। अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है डीम्ड सप्लाई के बारे में। लिस्ट ऑफ द सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है जो भी हमारी डीम्ड सप्लाई है उसकी। The first one is permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed. अगर आपका अगर परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है या डिस्पोजल हो रहा है बिजनेस एसेट्स का, जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल है गिविंग अवे ओल्ड मशीनरी, आपकी एक ओल्ड मशीनरी थी जिसको आप गिव अवे कर रहे हो, ठीक है, ऑन विच आईटीसी वाज टेकन, जिसपे आपको आईटीसी मिला था, तो हम उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन किसके बीच में हो रहा है, रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, जिसमें ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। रिलेटेड पर्सन जैसे कि हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे मदर फादर, ये सब लोग हो गए, तो इन सब के बीच में अगर कोई सप्लाई हो रही है, अगर आप अपने स्टॉक को मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच में भेज रहे हो, तब भी हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि सप्लाई हुई है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू पर ईयर, क्या हो रहा है, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें जो वैल्यू है वो 50,000 से एक्सीड कर रही है, ठीक है, जैसे कि गिविंग अ स्मार्टफोन वर्थ 60,000 टू एन एम्प्लॉय एज अ गिफ्ट, अगर आपने 60,000 का मोबाइल अपने एम्प्लॉय को एज अ गिफ्ट दे दिया, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सप्लाई मान लेंगे। 50,000 तक के जो गिफ्ट्स हैं वो जीएसटी के अंडर कवर नहीं होते, बट जब गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाती है, सो इट विल बी कवर्ड अंडर डीम्ड सप्लाई। ओके, सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, अगर आपका प्रिंसिपल, अगर आप एजेंट को सप्लाई कर रहे हो या आपका एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल ने गुड सेंड किए, अच्छा, प्रिंसिपल और एजेंट का एक मैं समझाती हूँ आपको कैसे होगा, कि आपने इन्वेंट्री के, जैसे हमारा कोई बिजनेस है, अब मेरा दिल्ली में बिजनेस है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस को मुंबई में भी चलाऊं, ठीक है, मेरा दिल्ली में बिजनेस है और मैं चाहती हूँ कि मैं मुंबई में भी अपने बिजनेस को चलाऊं, तो मैं मुंबई में भी अपनी ब्रांच खोलूंगी, तो उस ब्रांच को चलाने के लिए मैं अब मुंबई से दिल्ली थोड़ी शिफ्ट होंगी, ठीक है, और सॉरी, मेरा दिल्ली में बिजनेस है और मुझे मुंबई में चलाना है, तो अब मैं दिल्ली से मुंबई में थोड़ी शिफ्ट होंगी, तो मैं मुंबई में एक एजेंट को रख लूंगी, ठीक है, तो वो एजेंट क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे काम करेगा। तो उसमें जो सप्लाई हो रही है, कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है गुड्स, या एजेंट प्रिंसिपल के पास पहुंचा रहा है, इन्वेंट्री बच गई, अब हम इन्वेंट्री एजेंट के पास दे रहे हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं अपने एजेंट को गुड्स पहुंचा रही हूँ ताकि वो सप्लाई करवा सके आगे, सेल करवा सके आगे, ठीक है, और अगर कोई गुड्स बच गया तो मेरा एजेंट मुझे वो गुड्स वापस भेज रहा है, ठीक है, या मुझे पैसे वापस भेज रहा है उसके, तो उसको भी हम क्या करेंगे, वो एज वो होती तो नहीं है सप्लाई, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, सप्लाई मान लेंगे, ठीक है, ये सप्लाई मानी जाएगी। जैसे कि प्रिंसिपल सेंड गुड्स टू एजेंट एंड एजेंट टू सेल ऑन बिहाफ, और एजेंट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है मेरे बिहाफ पे, ठीक है।
import of service from a related person or from any establishment outside India. अगर हम सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, एक रिलेटेड पर्सन से, ठीक है, और फ्रॉम एनी स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस, और उसका कोई स्टैब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया के बाहर बिजनेस पर्पस, बिजनेस के पर्पस से, ठीक है, तो उसका एग्जांपल है कंपनी इन इंडिया रिसीव फ्री लीगल सपोर्ट फ्रॉम इट्स फॉरेन पेरेंट कंपनी। इन जैसे कि फॉरेन पेरेंट कंपनी है, मान लो फॉरेन की कोई कंपनी है जिसकी एक जो इंडिया में भी है, ठीक है, अब वो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी रिसीव कर रही है, लीगल सपोर्ट रिसीव कर रही है, कहाँ से, अपनी पेरेंट कंपनी से, तो वो भी क्या होगा, हम उसको सप्लाई बोलेंगे नहीं, बट वी विल कंसिडर्ड एज इट डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई में उसको हम कवर करेंगे, ओके। नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, gift to employees up to 50,000 per year, transaction between unrelated person, not done in business context, personal gifts और charity donations, ये सब हम सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। अभी तक हमने पढ़ा था इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। सर्विसेज का इम्पोर्ट जब हम करेंगे जीएसटी के अंदर, तो उसका मतलब क्या होता है, अंडर जीएसटी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इज अ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, अगर हम सर्विसेज का इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्ट मीन आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री हम अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तब वो क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी, इवन इट्स विदाउट कंसिडरेशन, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तब भी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है सीजीएसटी सेक्शन 2 क्लॉज 11, अगर हो सके तो सेक्शन भी याद कर लेना, अदरवाइज यू कैन राइट एज, अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन आता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का, अगर आपको सेक्शन नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन डाल के, as per CG, as per Central Goods and Services Tax Act, import of services means the supply of any service, ठीक है, आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, दैट इज नॉट कंपलसरी कि आप सेक्शंस भी याद करो, बट अगर आप सेक्शंस याद करोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। Import of service means the supply of any service where supplier is located outside India. Import of services क्या होती है, import of services का मतलब है कि कोई भी सप्लाई या कोई भी सर्विस हम क्या कर रहे हैं, सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से जो हमारा सप्लायर है वो इंडिया के बाहर लोकेटेड है और इंडिया के बाहर से इंडिया में सप्लाई कर रहा है। रिसिपेंट इज लोकेटेड इन इंडिया, या जो रिसीवर है वो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया के अंदर लोकेटेड है, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, जहां से हम सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई कौन सी है, वो इंडिया है, ठीक है। तो इसके से 3 केसेस हैं। टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज 2 तरह की होती है, इम्पोर्ट फॉर बिजनेस यूज और इम्पोर्ट फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। और अगर हम बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं तो वो क्या, तो वो विद कंसिडरेशन होगी या वो विदाउट कंसिडरेशन होगी, चाहे वो विद हो चाहे वो विदाउट हो, वो टैक्सेबल ही मानी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी गेट्स कंसल्टेंसी फ्रॉम फॉरेन फॉर फॉरेन फर्म, ठीक है, अगर हमारी इंडियन कंपनी है उसको फॉरेन फर्म से क्या मिल रही है, कंसल्टेंसी मिल रही है, तो वो क्या है, वो एक इम्पोर्ट फॉर बिजनेस यूज है और उसको टैक्सेबल माना जाएगा, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो या फिर विद कंसिडरेशन हो, ठीक है। इम्पोर्ट फॉर पर्सनल यूज, अगर आप पर्सनल यूज के लिए इम्पोर्ट कर रहे हो और वो विद कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर वो विद कंसिडरेशन है तो वो टैक्सेबल होगी अगर आप पर्सनल यूज के लिए इम्पोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया। इंडिविजुअल इन इंडिया सब्सक्राइब टू नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई, ठीक है, अगर हम इंडिया में बैठे हुए हैं और हम नेटफ्लिक्स के लिए या स्पॉटिफाई के लिए क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, ओके। इसके बाद कुछ इसके स्पेशल केस है, ठीक है। इम्पोर्ट विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कब इम्पोर्ट होता है, ये भी शेड्यूल 1 में दे रखा है। इफ सर्विसेज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, अगर सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से इम्पोर्ट हो रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर स्टैब्लिश हो रही हैं, जैसे कि फॉरेन ब्रांच और हेड ऑफिस फॉर बिजनेस, अगर जैसे हमारी कोई फॉरेन ब्रांच है या हमारा हेड ऑफिस है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या हमारा कोई बिजनेस आउटसाइड इंडिया, देन जीएसटी इज एप्लीकेबल इवन विदाउट पेमेंट, मतलब कंसिडरेशन के बिना भी क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कब, जब आपका जो बिजनेस है, या तो आपका कोई रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, या आपका जो स्टैब्लिशमेंट है, बिजनेस है, वो आपका कहाँ है, वो भी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तब क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, चाहे कंसिडरेशन हो या फिर ना हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, इंडियन कंपनी गेट्स फ्री टेक्निकल एडवाइस फ्रॉम फॉरेन पेरेंट कंपनी, जीएसटी इज पेबल। हु पेज जीएसटी ऑन इम्पोर्ट सर्विसेज, कौन जीएसटी पे करता है इम्पोर्टेड सर्विसेज पे, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, द रिसिपेंट ऑफ सर्विस इन इंडिया मस्ट पे जीएसटी, जो भी सर्विसेज वो रिसीव करेगा
जो भी रिसीवर होगा वो कौन पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। और वो कौन सा टैक्स पे करना होता है उनको, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जीएसटी अगर 1 रुपया भी आपको पे करना है तो आपको वो पे करना पड़ेगा। ये मैंने चार्ट बनाया है तो आप इसको भी देख लेना कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, अगर विद कंसिडरेशन, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है अगर बिजनेस से रिलेटेड है, नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पज से, तो ये सब क्या मानी जाएंगी, सप्लाई मानी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी अदर केस है तो वो क्या होगा, नॉट अ सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई जब दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को हम नेचुरली बंडल्ड कर रहे हैं, मतलब एक साथ, जब दो चीजें, दो गुड्स और सर्विसेज दोनों एक साथ बंडल्ड हो रही हैं एंड सप्लाई टुगेदर, एक साथ सप्लाई की जा रही हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। देयर इज वन मेन आइटम एंड फॉर द प्रिंसिपल सप्लाई, इसमें एक मेन आइटम एक होता है और उसको प्रिंसिपल, इसमें इसे एग्जाम्पल में इसका क्या लूँ, ये मोबाइल फोन है आपके पास, ठीक है, चार्जर आपको उसके साथ मिल रहा है, तो वो क्या है, वो आप उसके साथ फ्री नहीं है, वो एक मैंडेटरी है कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कि अब वैसे बहुत सी कंपनीज जो है वो मोबाइल के साथ अब चार्जर नहीं देती है, बट अभी भी पहले के टाइम पे तो कंपनीज जो थी वो मोबाइल के साथ चार्जर देती थी, ठीक है। अगर जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कर रही है आपको, तो उसके साथ में वो पैकिंग वगैरह भी तो करके देगी। आपने कुछ सामान मंगाया ऑनलाइन, ऑनलाइन सामान मंगाया आपने और उसके साथ अगर आपको उन्होंने पैकिंग नहीं करके दी तो वो क्या होगा, वो पैकिंग तो मैंडेटरी है, पैकिंग तो देनी पड़ेगी उनको। तो जैसे कि आपने कुछ सामान मंगाया उसके साथ में आपको एक बॉक्स वाली पैकिंग मिली, तो वो क्या है, वो कंपलसरी हो गया, तो आपको एक आइटम, मेन आइटम के साथ आपको एक एक चीज और मिल रही है, एक्स्ट्रा कुछ और मिल रहा है, तो वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई होती है। वो फ्री नहीं मिल रहा आपको, वो मैंडेटरी है, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो दोनों चीज है, इस इन दोनों, और जो जीएसटी लगता है ना, वो लोग पहले से ही वो अमाउंट उसमें कवर करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कुछ मंगा रहे हो तो उसमें जो वो लोग जो पैकिंग वगैरह करके देते हैं ना, तो वो पैकिंग चार्जेस भी अपने कॉस्ट में इंक्लूड करके फिर उस पर टैक्स लगा के फिर आपको सामान कुछ भेजते हैं, ठीक है। The GST rate of the principal supply is applied to the entire bundle. जो GST रेट है प्रिंसिपल सप्लाई पे वो क्या लगेगा, पूरे इंटायर बंडल पे लगेगा। एग्जाम्पल वन, you buy a mobile phone and it comes with a charger. Phone is the main item, charger is secondary, and that is a composite supply. GST will be charged at the rate applicable on the phone. Example two, a courier company provides transportation along with इंश्योरेंस एंड पैकिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मेन सप्लाई है। इंश्योरेंस एंड पैकिंग क्या है, इंसिडेंटल है, कॉम्प्लीमेंट्री हमें कुछ दे रहे हो, इंसिडेंटल दे रहे हो, ठीक है। जीएसटी रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन अप्लाइज टू द फुल सर्विस। जीएसटी रेट क्या होगा, पूरी उस पे पूरी पूरी सर्विसेज पे अप्लाई होगा, ठीक है। फिर आ जाती है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही है टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस, एक सिंगल प्राइस पे, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, ये नेचुरली इनको बंडल नहीं किया गया, ये मिक्स सप्लाई है। जैसे कि हमने गिफ्ट हैम्पर खरीदा और गिफ्ट हैम्पर में हमने उसमें चॉकलेट भी, परफ्यूम भी, वॉलेट भी, बहुत सारी चीजें ऐड करवा ली, ठीक है। तो अब जैसे एक अलग से गुड्स लिए ना, बहुत सारे गुड्स हैं तो हर एक पे क्या लगेगा, अलग अलग तरह से सप्लाई वो जीएसटी लगेगा, ठीक है। These items can easily be sold separately. In this case, GST is charged at the highest rate among all the items. कि उस आइटम पे जो भी हाईएस्ट रेट होगा टैक्स का, वो उस रेट से उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप ऐसे अलग अलग सामान या हैम्पर वगैरह बनवा के आप देते हो तो, ठीक है। एग्जाम्पल वन, यू बाय अ दिवाली गिफ्ट हैम्पर दैट कंटेन चॉकलेट जिस पर 18% जीएसटी लगता है, स्वीट्स जिस पर 5% जीएसटी लगता है, परफ्यूम जिस पर 28% जीएसटी लगता है, ठीक है। All these are not naturally bundled, but they are mixed together for a convenience. This is a mixed supply. GST rate of 28% highest will apply to the whole hamper. अब देखो इसके जो हैम्पर्स थे इसमें सबसे ज्यादा टैक्स किस पर लग रहा है, परफ्यूम पर लग रहा है 28%। तो वो जो 28% वाला जो हाईएस्ट वाला टैक्स है ना, वो पूरे हैम्पर पे लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी चॉकलेट्स पर 18% है तो वो अलग अलग रेट्स करके वो लगाएगा, नहीं। जो भी हाईएस्ट टैक्स होगा ना, आपको उस पे वो टैक्स पे करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। Example number two,
A combo offer buy a toothpaste plus spoon set together for ₹100. These are unrelated items, not bundled in regular business. It is a mixed supply. GST will be applied at the highest rate among both products. दोनों में से जिस पे भी हाईएस्ट रेट होगा वो वाला टैक्स क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बीच में डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में, तो प्लीज आप इसको अच्छे से करके जाना है इस डिफरेंस को. इम्पोर्टेंट है. ओके. फीचर्स क्या, अच्छा इसके फीचर्स, इस कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई है, ये आप पढ़ लेना. वैसे मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इतना सारा समझा के ही आ रही हूँ पूरा. नेचर क्या है इसका, ये नेचुरली बंडल्ड है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है. इस पर जीएसटी रेट कैसे है, इस पर प्रिंसिपल आइटम जो है उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा. इसमें जो हाईएस्ट रेट है सब आइटम्स में सबसे ज्यादा जिस पे हाईएस्ट है उस पर टैक्स लगेगा. एग्जाम्पल फोन प्लस चार्जर, कुरियर प्लस इंश्योरेंस, गिफ्ट हैम्पर और कॉम्बो ऑफर्स. बट इज नॉट सप्लाई अंडर जीएसटी शेड्यूल 3. जीएसटी के शेड्यूल 3 में क्या सप्लाई नहीं है, बट इज नॉट सप्लाई अंडर जीएसटी शेड्यूल 3. Under Schedule 3 of the GST Act, certain activities are neither considered as supply of goods nor supply of services, so GST is not applicable on them. ठीक है, कि जो थर्ड शेड्यूल में दे रखा है कि जो कुछ चीजें हैं वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है, तो उन आइटम्स पे क्या जीएसटी नहीं लगेगा. दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ जीएसटी. ये स्कोप ऑफ जीएसटी से बिल्कुल एक्सक्लूडेड है. इवन इफ दे हैपन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और विदाउट कंसिडरेशन, या ये अगर विदाउट कंसिडरेशन भी हो रही है ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीएसटी के स्कोप से क्या है, एक्सक्लूडेड है. ठीक है. नॉट कंसिडर्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, और इस पे ये एक लिस्ट है, ये आप पढ़ लेना. एंड मैं भी एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए. सर्विस बाय एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर के लिए कोई सर्विस कर रहा है इन एम्प्लॉयमेंट तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. सर्विस बाय कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कौन होता है, ट्राइब्यूनल्स जो कंपनी लॉ वगैरह जो देखते हैं ना, और जो भी ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, है ना, और अगर आप कंपनी लॉ में कोई फ्रॉड वगैरह कर रहे हो तो उसको कौन देखता है, ट्राइब्यूनल देखता है, कि ट्राइब्यूनल उन सब चीजों को डील करता है. और जैसे हमारा, जैसे कि कोर्ट काम करता है वैसे ही ट्राइब्यूनल एक तरह का कोर्ट है जो कि सिर्फ कंपनीज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए आता है. ठीक है. कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, वो अगर हम कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल से कोई सर्विस है तो उस पर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. सर्विसेज बाय एमपी एमएलए एक्सेट्रा, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं है. ड्यूटीज बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है. फ्यूनरल एंड ब्यूरियल सर्विसेज, कोई जीएसटी नहीं है. सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिजनेस, इस पे भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, जो भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं लेकिन उसमें लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग ये सब कवर नहीं होगा, इन पे भी क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल है. नेचर ऑफ सप्लाई इन जीएसटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई इन जीएसटी. जीएसटी का क्या नेचर है सप्लाई का, व्हाट इज द ओके सप्लाई का क्या नेचर है जीएसटी के ऊपर. मैं थोड़ा कभी कभी उल्टा बोल जाती हूँ तो मैं करेक्ट कर लेती हूँ, अगर समझ आए तो. सॉरी. Nature of supply in GST. In GST, the nature of supply helps us decide what type of tax is to be charged. ये क्या हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में कि किस तरह का टैक्स हमें चार्ज करना है. आईजीएसटी चार्ज करना है, सीजीएसटी चार्ज करना है, एसजीएसटी चार्ज करना है या यूटीजीएसटी चार्ज करना है. जो भी टैक्स चार्ज करना है वो हमें कौन बताता है, कि सप्लाई का नेचर बताता है कि सप्लाई किस तरह की हो रही है, क्या नेचर है सप्लाई का. ओके. इट डिपेंड्स ऑन वेयर द सप्लाई एंड रिसिपेंट आर लोकेटेड. ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो सप्लायर है, रिसीवर है, वो कहाँ लोकेटेड है. ओके. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई. नेचर ऑफ सप्लाई के बेस पे हम सप्लाई के टाइप्स को पढ़ेंगे. ठीक है. पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाई. स्टेट के अंदर ही अगर कोई सप्लाई हो रही है तो when the supplier and the recipient means receiver are in the same state or union territory, वो सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई वो, तो उस केस में कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी. जैसे कि एग्जांपल, शॉप इन कोलकाता सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर इन कोलकाता. अगर एक शॉप है कोलकाता में, वो अपने कोलकाता के ही कस्टमर को गुड सेल कर रही है. जैसे कि लेट्स एग्जांपल, मेरी एक दुकान है, मेरी दुकान पे मेरा कस्टमर सामान लेने आ रहा है तो उस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी. ठीक है. ये एक इंटर स्टेट सप्लाई हो गई. ओके.
इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है? व्हेन द सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर इन डिफरेंट स्टेट्स, दोनों क्या है? डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में। और व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन इंडिया, या फिर जो लोकेशन है सप्लायर की वो कहाँ है? इंडिया में है। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या है? आउटसाइड इंडिया है। लोकेशन जो होती है, लोकेशन ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जिस जगह से आप सप्लाई कर रहे हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जिस जगह आप अपनी सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जिस जगह से सप्लाई कर रहे हो लोकेशन, जिस जगह सप्लाई कर रहे हो प्लेस। इन दिस केस आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी इस चार्ज, इस केस में क्या होगा? आईजीएसटी चार्ज होगा अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है। तो एग्जांपल, सेलर फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं गुड सेल कर रही हूँ मुंबई में अपने एक बायर को, अपने एक कस्टमर को, तब क्या लगेगा? इंटरस्टेट सप्लाई लगेगा, जीएसटी चार्ज होगा आईजीएसटी। एक अनदर एग्जांपल, इफ अ कंपनी इन इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स टू द यूएसए, एक कंपनी है इंडिया में जो कहाँ एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स को? यूएसए के अंदर, तो वो क्या होगी? स्टिल एन इंटरस्टेट सप्लाई होगी। ठीक है, उसको उस पर भी क्या होगा? आईजीएसटी अप्लाइड होगा एट 0% ऑन एक्सपोर्ट। ठीक है। अदर स्पेशल केसेस क्या है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो वो हमेशा कैसे ट्रीट होगा? इंटरस्टेट सप्लाई। अब आप बोलोगे ये भी कोई बताने वाली चीज है? बेटा, अभी के टाइम में सब कुछ बताने वाली चीज है, तो जो भी बताने को मिल रहा है ना, चाहे थोड़ा थोड़ा बेसिक भी हो, उसको भी सुन लो, क्योंकि बाद में एग्जाम टाइम पे ऐसा मोमेंट आ जाता है कि ना तुम्हें एक, अगर आपको ना बायर या सेलर भी लिखा है ना, ऐसा मोमेंट आ जाता है कभी आपको उसका भी मतलब समझ नहीं आता। तो जो भी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये तो कद्दू चीज है, ये तो यूं ही समझ आ गई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी चीज सुनने को मिल रही है उसको ध्यान से सुनो और एग्जाम टाइम पे भूलना मत। ठीक है। आईजीएसटी इज एप्लीकेबल इवन इफ बायर एंड सेलर आर इन द सेम कंट्री। अब आप बोलोगे ये भी क्या कद्दू चीज सिखा रहे हो? सारी कद्दू चीज अपने दिमाग में रख के जाना, एग्जाम टाइम पे भूल जाओगे, कुछ याद नहीं आने वाला, फिर पीछे आगे पीछे पूछोगे कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। सॉरी। एग्जाम्पल, इम्पोर्टिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज फ्रॉम द यूएसए। अगर आप क्या कर रहे हो? इम्पोर्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर सर्विसेज को यूएसए से। ठीक है, तो क्या होगा? आईजीएसटी चार्ज होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का तो भी क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई। यूजुअली जीरो रेटेड। अच्छा, यूजुअली जो ये होती है वो जीरो रेटेड होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट के टाइम पे एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड सप्लाई होती है, 0% आईजीएसटी लगता है। ओके, ये चीज याद रखना। टाइप्स ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई कब होती है? जब डिफरेंट स्टेट्स हो, डिफरेंट यूटी हो, एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तब क्या चार्ज होता है? आईजीएसटी। इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सेम स्टेट सेम यूटी। ठीक है, और क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इम्पोर्ट हो रहा है तो गुड सर्विसेज ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के बाहर से गुड्स और सर्विसेज आ रही है तो आईजीएसटी। एक्सपोर्ट हो रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज सेंट आउटसाइड इंडिया, हम आउटसाइड इंडिया के बाहर अपने गुड्स को भेज रहे हैं तो क्या है? आईजीएसटी। वो क्या होगा? जीरो, उस पे क्या लगेगा? 0%। ठीक है। सप्लाई टू और बाय सेज अंडर जीएसटी। सेज का मतलब क्या होता है? सेज का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो क्या होता है? ये एक ऐसी स्पेशल जगह होती है इंडिया में जहां पर बिजनेस और ट्रेड के लिए कुछ अलग रूल्स और टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं। तो सेज का जो मेन पर्पस होता है वो एक्सपोर्ट बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और जॉब्स क्रिएट करना। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है? ये बूस्ट करता है। ठीक है, सेज का मतलब ये होता है। अच्छा, आपको पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज सेज, आपको बस यही पूछा जाएगा सप्लाई टू और बाय सेज अंडर जीएसटी। तो सप्लाई, अगर सप्लाई टू सेज हो रही है, अगर सप्लाई मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो रही है तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा और वो जीरो रेटेड होगा, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर सप्लाई बाय सेज हो रहा है, सेज से आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सप्लाई हो रही है, तब क्या होगी? वो तब भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी, बट इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कौन सा? आईजीएसटी। ओके। हाउ टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। अब हम नेचर, सप्लाई का नेचर कैसे डिटरमाइन करेंगे जीएसटी के अंदर? टू डिसाइड वेदर अ सप्लाई इज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, यू नीड टू चेक टू थिंग्स। ठीक है, आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। क्या? लोकेशन क्या है सप्लायर की, दिस मीन्स द प्लेस वेयर द सेलर इज रजिस्टर्ड और ऑपरेटिंग फ्रॉम। ये वो प्लेस है जहाँ पे जो सेलर है वो रजिस्टर्ड है और वहां से वो क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है, वो होती है लोकेशन ऑफ सप्लाई। फिर आ जाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। Place of this means where the goods or services are delivered. Use it depends on the type of supply. ठीक है, for goods
Place of supply is usually the location where goods are delivered. For services, it depends on various factors like where the service is performed, used or where the recipient is located. ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉक्स था ये नीचे आना था, सो ये गलती से ऊपर हो गया है, मैंने अभी देखा। आप पर आप देख लेना, आप इसको कर लेना, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, डिलीवर्ड की जाती है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, किस तरह की सप्लाई पे डिपेंड करता है, या तो फॉर गुड्स या फॉर सर्विसेज। फॉर गुड्स क्या है? अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यूजुअली द लोकेशन ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स और सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई यूजुअली क्या होती है? जिस लोकेशन पे क्या हो रहा है, गुड्स डिलीवर्ड हो रहा है। सर्विसेज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, और जो सर्विसेज है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक वेयर द सर्विसेज इज परफॉर्म, कहाँ पे सर्विस परफॉर्म हो रही है, कहाँ पे यूज हो रही है, और कहाँ पे रिसीवर जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो मैंने ये बॉक्स बनाया था ये इजीली समझाने के लिए कि अगर आपकी जो सप्लाई है वो सेम स्टेट में हो रही है, सप्लाई की लोकेशन सेम स्टेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट है, तो वो इंटर स्टेट होगा, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है, लोकेशन जो है सप्लायर की वो भी डिफरेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी डिफरेंट है, तो क्या होगा, इंटर स्टेट होगा और उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी लोकेशन है, ठीक है, जैसे कि सेज है, इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, ठीक है, जैसे कि आईजीएसटी और 0% आईजीएसटी, ठीक है। एक्सपोर्ट हो रहा है तो 0% आईजीएसटी, ओके। व्हाट इज द कंपोजिशन लेवी स्कीम इन जीएसटी? क्या कंपोजिशन है जीएसटी का, ठीक है, जीएसटी को इम्पोज करने का क्या स्कीम है, क्या कंपोजिशन है, ठीक है। द कंपोजिशन स्कीम इज अ सिंपल, जो कंपोजिशन स्कीम है वो एक बहुत सिंपल है और बहुत इजी स्कीम है अंडर जीएसटी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। इट अलाउज देम टू पे टैक्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। वो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं, अब भाई नहीं है हमारा बड़ा बिजनेस तो हम इतना ज्यादा सारा टैक्स थोड़ी पे करेंगे, तो उनके लिए एक परसेंटेज आ गई है, और मतलब सिर्फ उनको एक जीएसटी रेट पे ही टैक्स पे करना है, ठीक है। It allows them to pay tax at a fixed percentage or their turnover instead of going through the full GST process. Purpose of the scheme, इस स्कीम का क्या पर्पस था कि जो टैक्स कंप्लायंस बर्डन है उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, किसके लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। टू अवॉइड मेंटेनिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, जो भी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना, ये सब अवॉइड करने के लिए मल्टीपल रिटर्न्स फाइल होती हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट करते तो आपको बहुत सारी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, जीएसटी रिटर्न 3, जीएसटी रिटर्न 3B, जीएसटी रिटर्न 4, जीएसटी रिटर्न 2, बहुत सारी जीएसटी रिटर्न फाइल्स होती है, ठीक है। एंड चार्जिंग जीएसटी ऑन एवरी इनवॉइस, और आपको हर एक इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। तो हु कैन ऑप्ट फॉर इट, इसकी एलिजिबिलिटी, कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है? बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। अगर आपकी जो टर्नओवर, आपके बिजनेस की टर्नओवर 1.5 करोड़ से अप टू 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर की आपकी जो वो है टर्नओवर है वो क्या है, अप टू 1.5 करोड़ है, तो आपको इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। 17 लाख फॉर एनई स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश। अगर आपकी जो स्टेट है, ठीक है, वो एनई स्टेट है या हिमाचल प्रदेश है, तो क्या होगा, आपको सिर्फ 75, अगर आपका 75 लाख टर्नओवर है लास्ट प्रीवियस ईयर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपका नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसको और कौन वो कर सकता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप अल्कोहल सर्व नहीं करते अपने रेस्टोरेंट पे, आपका नॉर्मल एक रेस्टोरेंट है, तो भी आप इस कंपोजिशन स्कीम को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। हु कैन नॉट ऑप्ट, कौन एलिजिबल नहीं है, बिजनेस मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। जो भी बिजनेस जो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए माना जाता है कि आप जब इंटर स्टेट कर रहे हो तो आपका बिजनेस छोटा नहीं है, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल, आप इसके लिए ऑप्ट नहीं हो, ठीक है। सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, अगर जो सप्लायर है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, जैसे कि पेट्रोल हो गई, अल्कोहल हो गई, तो वो भी इस स्कीम के अंदर नहीं आता। ई कॉमर्स सेलर, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो, जैसे कि हु सेल्स विया अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, अगर आप ऐसे हो तब भी आप इस कैटेगरी में नहीं आते। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टन गुड्स लाइक आइसक्रीम, तंबाकू, पैन मसाला, अगर आप इन सब का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो भी आप इस कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते।
टैक्स रेट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या टैक्स रेट है, ये इसका टैक्स रेजिम है जीएसटी का। आप इन सबको आप इसको अच्छे से करके जाना। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप अगर आपको जीएसटी रेट्स याद है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल के लिए सेपरेट वीडियो डालूंगी, बट अभी पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट पहले कवर करूंगी, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको कितना देना पड़ता है, 1%, आधा परसेंट सीजीएसटी और आधा परसेंट एसजीएसटी। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी 1% टैक्स रेट है, आधा परसेंट सीजीएसटी और आधा परसेंट एसजीएसटी। रेस्टोरेंट्स नॉन अल्कोहलिक है तो उनके लिए 5% है, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो न्यू स्कीम में, ठीक है, तो क्या होगा, 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी अप टू 50 लाख टर्नओवर। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख है, 50 लाख तक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हो। की फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के क्या क्या की फीचर्स हैं। नो जीएसटी चार्ज ऑन इनवॉइसेस, इनवॉइसेस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। आप कितने भी इनवॉइस जनरेट करो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, आपको सिर्फ 1% पे जीएसटी भरना है इस पे, ठीक है। यू कांट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स, आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपनी टर्नओवर पे टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, मतलब अपनी टोटल सेल पे, टोटल इनकम पे जो भी आपको हो रही है। लेस पेपर वर्क, इसमें पेपर वर्क ज्यादा नहीं होता। ओनली वन क्वार्टरली रिटर्न, जीएसटी 4, एनुअल ग्रोथ जीएसटी R9 है। अगर आपको एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटी 4 और एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटी R9 है, ठीक है। पे जीएसटी एट अ लोअर फिक्स रेट, आप इस पे बहुत लो रेट पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, इसमें आपको आईटीसी अलाउ नहीं होता, आप कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कांट मेक इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जब भी आप इंटरस्टेट सप्लाई कर देते हो तब आप इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप बिल्कुल नहीं आओगे, ठीक है। मस्ट शो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, आपको शो करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो अपने इनवॉइसेस पे, ठीक है। इसका एग्जांपल है, एक स्मॉल ट्रेडर है दिल्ली में जिसका टर्नओवर कितना है, 40 लाख, ठीक है। तो ही ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, अगर उसने कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया तो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 40 लाख का 1% कितना, 40,000, तो उसको हर साल 40,000 रुपए जीएसटी पे करना पड़ेगा। नो नीड टू चार्ज जीएसटी ऑन हिज सेल्स, उसकी जितनी भी सेल्स हो रही है उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, उसके टर्नओवर पे जीएसटी चार्ज होगा। नो मंथली रिटर्न्स एंड सिंपल कंप्लायंस, कोई मंथली रिटर्न नहीं, एकदम सिंपल कंप्लायंस है, ठीक है। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है जीएसटी का, ठीक है। इन जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स द लोकेशन वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर एक्चुअली डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड। प्लेस ऑफ सप्लाई वो है जहाँ पे, मीन्स द लोकेशन, वो लोकेशन जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही है, डिलीवर्ड हो रही है, एक्चुअली डिलीवर्ड हो रही है या कंज्यूम हो रही है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स डिटरमाइंस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है जो हमारी सप्लाई है उसको डिटरमाइन करने में, ठीक है। वेदर द सप्लाई इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, सप्लाई कैसी भी हो, या तो इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, विच टैक्स विल बी अप्लाइड, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। वाई प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर, क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर करती है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब कि टैक्स कहाँ कब लगता है, जहाँ पे भी आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देखना जरूरी है कि कहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं, कहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसी जगह पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। और हर जगह और वहां पे फिर उसी टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। टू द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे टैक्स नहीं लगता ये वाला जीएसटी, ठीक है। वो कहाँ लगता है, जहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। टू टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसकी दो टाइप्स से सप्लाई की, गुड्स और सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, जब गुड्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगी, जहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड हो गए। एग्जाम्पल, सेलर इन दिल्ली सेंड गुड्स टू बायर इन मुंबई, जो सेलर है दिल्ली में उसने मुंबई में गुड्स सेल किए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी, मुंबई, और इंटरस्टेट सप्लाई हुई, लोकेशन क्या है, दिल्ली है, और रुको लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दिल्ली इज द लोकेशन एंड मुंबई इज प्लेस, ठीक है। तो क्या होगा, आईजीएसटी, इंटरस्टेट हो रहा है, ठीक है। व्हेन गुड्स आर नॉट मूव, जब गुड्स मूव नहीं कर रहे, मतलब एक ही जगह पे गुड्स है, डिलीवर्ड भी वही हो रहे हैं और कंज्यूम भी वही, प्रोड्यूस भी वही हो रहे हैं, कंज्यूम भी वही हो रहे हैं, ठीक है। वेयर द गुड्स आर लोकेटेड,
वेयर द गुड्स आर लोकेटेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे गुड्स लोकेटेड थे वहीं पे डिलीवर्ड हो रहे हैं, वहीं पे कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो क्या है, inter interstate supply, intrastate supply. Buyer picks up goods from seller's warehouse in Chennai. Place of supply क्या है, चेन्नई, और उसका जो वेयर हाउस है वो भी कहाँ पर है, चेन्नई में। वहीं पे वो जो बायर है चाहे वो दिल्ली से जाके चेन्नई में खरीद रहा है और चेन्नई में ही पेमेंट कर रहा है, उसकी कंसिडरेशन भी चेन्नई में ही हो रही है, चेन्नई में ही ले रहा है, लेके चाहे दिल्ली आ जाए, लेकिन क्या हो रहा है, वो दिल्ली वहां पे चेन्नई में खरीद रहा है ना, डिलीवरी कहाँ हो रही है, चेन्नई में हो रही है। अब हो सकता है वो कंज्यूम भी वहीं कर ले, तो उसको तो हमको क्या वहीं के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह करवाते हो, मूव करवाते हो आप गुड्स को, तब क्या होगा, तब आईजीएसटी लगेगा, और जब गुड मूव नहीं कर रहे एक ही जगह पर है, ठीक है, तो क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इसमें इंट्रास्टेट सप्लाई होगी। ओके, गुड्स इंस्टॉल्ड एट साइट, एट साइट गुड्स कहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, एट साइट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी जहाँ पे वो गुड्स है वो इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। जैसे कि मशीनरी इंस्टॉल्ड एट अ फैक्ट्री इन गुजरात, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, गुजरात, ठीक है, गुजरात में इंस्टॉल हुआ, गुजरात में ही उसको डिलीवर्ड कर दिया, तो उसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, दिस डिपेंड्स ऑन वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड, ये किस पे डिपेंड करता है, सप्लायर जहाँ पे लोकेटेड है, रिसीवर्स कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड, कहाँ पे सर्विस परफॉर्म हो रही है। इसका एक जर्नल रूल है, इफ रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड, अगर जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो लोकेशन होगी उस रिसीवर की। अगर जो रिसीवर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो भी रिसीवर का एड्रेस होगा उस एड्रेस को क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जो भी सप्लायर की लोकेशन है उसी को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। एग्जाम्पल वन, इंटीरियर डिजाइन सर्विस, डिजाइनर इन मुंबई गिव सर्विस टू क्लाइंट इन कोलकाता, मुंबई डिजाइनर कहाँ का है, मुंबई का है, और वो कहाँ जाके सर्विस दे रहा है, कोलकाता में जाके, ठीक है। रजिस्टर्ड है, जो हमारा रिसीवर है वो क्या है, रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, कोलकाता, और ये इंटरस्टेट सप्लाई हुई, तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी। एग्जाम्पल टू, सेलन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सैलून इन दिल्ली प्रोवाइड सर्विस टू अ वॉक इन कस्टमर, सैलून कहाँ पर है, दिल्ली में, और वो मतलब उसको सिर्फ वॉक इन वाले डिस्टेंस पे जाके अपनी सर्विसेज को देना है, तो वो क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही मानी जाएगी, क्योंकि दिल्ली में ही सैलून है और दिल्ली में ही वो सर्विस दे रहा है। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, और पर्सन कैसे अनरजिस्टर्ड है, तो वो क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, इंटरस्टेट सप्लाई होगी वो। स्पेशल केसेस है इसमें सर्विसेज के लिए, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है तो डेस्टिनेशन, जहाँ भी गुड्स पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहाँ भी गुड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं वो देखे जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी। होटल अकोमोडेशन हो रहा है तो जहाँ पे होटल की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इवेंट सर्विसेज है तो जहाँ पे इवेंट हेल्ड हो रहा है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है वो क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो जहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसीवर जहाँ पे सर्विसेज को रिसीव कर रहा है तो वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। गुड्स विद मूवमेंट, अगर विद मूवमेंट वाले गुड्स हैं तो वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स विदाउट मूवमेंट है तो वेयर गुड्स आर लोकेटेड, इंस्टॉलेशन है वेयर गुड्स आर इंस्टॉल्ड, सर्विसेज है तो लोकेशन ऑफ द रिसीवर, सर्विसेज रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, सर्विसेज अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस ऑफ रिसिपेंट और सप्लायर्स प्लेस। इसके बाद है व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन जीएसटी, जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द एग्जैक्ट टाइम व्हेन जीएसटी बिकम्स पेबल, जब जो जहाँ वो एग्जैक्ट टाइम, जिस टाइम पे जो जीएसटी है वो पेबल हो जाता है, बन जाता है, तो वो क्या होती है, वो टाइम ऑफ सप्लाई होती है। इट हेल्प्स टू डिसाइड विच टैक्स रेट अप्लाइज, वो किसमें हेल्प करता है, वो उसमें हेल्प करता है कि हमें कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करना है। एंड व्हेन द सप्लायर मस्ट पे जीएसटी, और कब सप्लायर को जीएसटी मस्ट पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इसका जो जनरल रूल है वो है सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, जो भी इनमें से पहले होगा, डेट ऑफ इशू और इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर आपको अगर आप इशू इनवॉइस कर रहे हो, इनवॉइस को इशू कर रहे हो, या फिर आप पेमेंट रिसीव हो रही है आपको, तो क्या होगा, उसमें से जो भी पहले हो रहा है
वो क्या माना जाएगा, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल, इनवॉइस डेट है 5 जून, आपको पेमेंट रिसीव हुई 2 जून, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुई 2 जून। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इसका जो जनरल रूल है वो सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में दे रखा है। टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो भी चीज पहले हो रही है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इशू जो इनवॉइस है वो आपका पहले इशू हो रहा है, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विसेज, आपने जो सर्विसेज पे करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप इनवॉइस इशू कर दे रहे हो, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, या आपकी जो आपकी पेमेंट हो रही है, अगर आपकी इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो रही है वो क्या होगा, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल, इनवॉइस इशूड 10th अप्रैल, पेमेंट रिसीव्ड 15 अप्रैल, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुई 10th अप्रैल। इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज, देन टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सर्विस कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर इनवॉइस क्या है, इनवॉइस इशू नहीं हो रहा 30 दिन के अंदर अंदर, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो भी डेट ऑफ सर्विस कंप्लीशन है वो, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इसमें से पहले है, ठीक है। मतलब डेट जो 30 डेज खत्म होने से 30 डेज खत्म हो गए, तो 30 डेज, जैसे मैंने 1 मार्च को सर्विसेज ली और 30 मार्च को 30 मार्च तक इनवॉइस नहीं इशू हुआ है और अभी तक पेमेंट भी नहीं हुई है, और उसकी डेट खत्म हो गई, इनवॉइस इशू करने की डेट खत्म हो गई, तो अब मैं उसको 30 को मैं इनवॉइस इशू कर दूंगी। तो वो जो जो जिस डेट पे इनवॉइस जिस डेट जो डेट कंप्लीट हो रही है इनवॉइस इशू करने की, तो उस डेट को पेमेंट तो हुई नहीं अब तक, तो जो वो वाली जो पहले वाली डेट है उसको मैं 30 मार्च को क्या मानूंगी कि मेरी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो हो चुकी है, सप्लाई हो चुकी है। इसमें एक स्पेशल केस है रिवर्स चार्ज। इफ जीएसटी इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर जीएसटी पेड हो रहा है किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अर्लियर होगी। जो भी डेट ऑफ पेमेंट हो रही है या फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस, जो भी सप्लायर्स का इनवॉइस है उसके 30 डेज से 30 डेज तक फॉर गुड्स, और 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस फॉर सर्विसेज। गुड्स के लिए 30 डेज माना जाएगा और सर्विसेज के लिए 60 डेज। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें आरसीएम का, इनवॉइस डेट है 1 जुलाई, पेमेंट हुई 20 जुलाई को, तो जो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, 1 जुलाई प्लस 30 डेज इक्वल टू 31 जुलाई। बट सिंस पेमेंट वॉज मेड अर्लियर, बट जो पेमेंट थी वो क्या हुई, वो जल्दी हो गई, 20 जुलाई को हो गई, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गई 20 जुलाई। इसका समरी टेबल है, सप्लाई टाइप और टाइम ऑफ सप्लाई इक्वल टू अर्लियर ऑफ गुड्स, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, सर्विसेज में इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट जो भी पहले है, रिवर्स चार्ज में पेमेंट डेट, और 30 या 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, ठीक है। 30 इन केस ऑफ गुड्स और 60 इन केस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है जीएसटी के अंदर, ये दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। अगर आप थक चुके हैं तो आप पॉज करके थोड़ी देर बाद ये टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जीएसटी क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड, कि जिस वो अमाउंट जिस पे हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ चीज खरीदी उस पर कोई पैकेजिंग वगैरह का चार्ज भी लग रहा है और भी डिलीवरी वगैरह चार्ज लग रहे हैं, तो उन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे जब उस पे जीएसटी लगेगा, तो जो टोटल अमाउंट है निकालना कि किस पे हमें जीएसटी लगाना है, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू, क्या कहते हैं, वैल्यू, ठीक है। इट इज यूजुअली द ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज, कि जो भी एक्चुअल प्राइस है या जो भी एक्चुअल अमाउंट है जो हमें पे करना है किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए, उस अमाउंट को क्या कहते हैं, वैल्यू। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज जीएसटी इज चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि जीएसटी कैसे चार्ज होता है, एज अ परसेंटेज चार्ज होता है जो सप्लाई की वैल्यू पे, ठीक है। सो इफ वैल्यू इज 1000, अगर वैल्यू क्या है 1000 है, तो जीएसटी रेट क्या है उस पर 18%, तो जीएसटी कितना हुआ 180, ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रूल्स फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए जो भी रूल्स है, बेसिक फॉर्मूला है इसका, वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू प्राइस एक्चुअली पेड प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस इफ एनी, ठीक है। अगर कोई भी प्राइस है जो हम एक्चुअली पे कर रहे हैं, अगर कोई भी उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो वो भी मिला के वो क्या होती है, बेसिक फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का। बट अब अच्छा, अब हमें क्या क्या, प्राइस एक्चुअली पेड तो हमें पता है, पर हमें एक्स्ट्रा चार्जेस में क्या क्या पे करना है, क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में। According to GST law, according to GST law, the following are added to the transaction value: taxes, duties, fees.
एक्सेप्ट जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली। जीएसटी के अलावा अगर कोई और टैक्स, कोई और ड्यूटी, कोई और फीस चार्ज हो रही है अलग से तो उसको इंक्लूड करेंगे। एनी अमाउंट पेड बाय बायर ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, अगर कोई भी अमाउंट बायर को पे करना है सेलर के बिहाफ पे तो वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कि पैकेजिंग हो गई, कमीशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, डिलीवरी चार्ज हो गए, ठीक है, जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है उसको भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट आपको पे करना है उस पे तो वो भी इंक्लूड होगा। कोई पेनल्टी है या आप लेट फी पेमेंट, एग्जाम फी आप भर रहे हो उसमें अगर आपकी लेट फी हो गई तो आप लेट फी के साथ भी उस पे हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। वैसे जो एजुकेशन सर्विसेज है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, बस ये मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए बोला है, कहीं आप लिखाओ, आप इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। मेरे माइंड में अभी यही आया तो इसलिए मैंने यही बोल दिया, ठीक है। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, कोई भी सब्सिडीज डायरेक्टली प्राइस से लिंक है, ठीक है, कि कुछ मैंने कुछ चीज खरीदी और उसका अमाउंट है, लेट से एग्जांपल उसका अमाउंट है 100 रुपए और उस पर जो सब्सिडीज है वो डायरेक्टली लिंक्ड है उससे 20 रुपए, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगी, उसको इंक्लूड करूंगी। पर उसमें कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होगी, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी क्या है, एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, ये सब तो बात हो गई कि क्या क्या इंक्लूड है। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं है, जो भी डिस्काउंट हम पहले से दे रहे हैं, गिवन डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई से पहले, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस और वो इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड है तो अब वो क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो जो डिस्काउंट है ना वो पहले लेस होता है, तब उस पहले लेस होता है और तब हम उस पर टैक्स लगाते हैं, डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इफ नॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लिंक्ड टू इनवॉइस, जो भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है इफ नोन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड लिंक्ड टू इनवॉइस, इनवॉइस से लिंक्ड है और हमें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पता था कि ये डिस्काउंट होगा तो वो भी क्या होगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, हम पहले से इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको लेस करके दिखाएंगे, ठीक है, पहले लेस करेंगे फिर उसके बाद टैक्स लगाएंगे, ना कि टैक्स लगाने के बाद लेस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1, सिंपल सप्लाई। सिंपल सप्लाई क्या होती है, प्राइस ऑफ गुड्स, जिसकी प्राइस ऑफ गुड्स है 10,000, उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, 18%, तो ये तो सिंपल हो गया। फिर है एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ, गुड्स का प्राइस कितना है, 5,000 रुपए, पैकिंग चार्जेस लग रहे हैं 200 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन लग रहे हैं 300 रुपए, तो वैल्यू क्या हो गई सप्लाई की, 5,500, उस पर मैंने जीएसटी लगाया 18%, तो वो आया वो 990 रुपए, ठीक है। तो वो क्या, इसका जो टोटल अमाउंट हो गया वो हम टोटल करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो क्या हो गया, उसका टोटल वैल्यू हो गई जो हमें पे करनी है विद जीएसटी, ठीक है। लेट पेमेंट चार्जेस, प्राइस है 10,000 रुपए, कस्टमर ने लेट पे किया तो इंटरेस्ट उस पर लगेगा 500 रुपए का, तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई, 10,500, उस पर जो टैक्स लगेगा अलग से वो कितना हो गया, 1890। इसकी समरी है, एलिमेंट और इंक्लूडेड इन वैल्यू, बेसिक प्राइस है तो इंक्लूड होगा, फ्रेट पैकेजिंग चार्जेस है इंक्लूड होंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगी, डिस्काउंट है नहीं इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट है तो इंक्लूड होगा, जीएसटी इटसेल्फ है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। टेबल ऑफ स्पेशल सिचुएशन, ये स्पेशल सिचुएशन के लिए टेबल है। अगर सिचुएशन क्या है कि रिलेटेड पर्सन या ब्रांचेस है, ठीक है, और आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक रूल है, ओपन मार्केट वैल्यू और कॉस्ट बेस्ड मेथड, ठीक है। फिर है फ्री सप्लाई बिटवीन इररिलेटेड पर्सन, अगर जो रिलेटेड पर्सन है उनके बीच में कोई फ्री सप्लाई हो रही है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उसमें मार्केट वैल्यू यूज होगी कि जो भी मार्केट में वैल्यू है उस गुड्स की या उस सर्विसेज की, उसके बेसिस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर प्योर एजेंट एक्सपेंसेस है, एजेंट के एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा एजेंट है वो कुछ खर्चे कर रहा है वहां से, फ्रेट वगैरह खर्चे कर रहा है तो उसको हम वैल्यू से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। प्राइवेट सब्सिडी है तो वैल्यू होगी, गवर्नमेंट सब्सिडी है तो इंक्लूड नहीं होगी, फ्रेट पैकेजिंग है इंक्लूड होंगे, डिस्काउंट है तो डिडक्टेबल होगा ओनली इफ प्री एग्रीड, अगर वो पहले से ही एग्री है, ठीक है, इनवॉइस पे। ओके, सो आज की लेक्चर यही खत्म होता है एंड मैंने यूनिट 2 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। थोड़े बहुत इसमें ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत है तो वो आई विल पोस्ट इट सून। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि जो टाइम ऑफ सप्लाई बताना, प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना, ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना, तो ये सब चीजें इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे एंड मैंने एग्जांपल्स में आपको जितना हो सकता है उतना कवर कर दिया है। एंड और भी इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लेना। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।